हालांकि प्रोफेसरों द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान यहीं रुक गया। जहां तक आधिकारिक मैगस के लिए उन्नति और लेवल 1 मैगस के लिए बुनियादी जानकारी का सवाल है, अकादमी द्वारा ज्ञान को बहुत सुरक्षित रखा गया था। केवल लेवल 3 के अनुचर, जिन्होंने उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, उन्हें उन तक पहुंचने का अधिकार होगा। आरव सबसे पहले स्पेल मॉडल की दुकान पर गया। तुम्हें क्या चाहिए? काउंटर के पीछे बैठी बूढ़ी महिला का रवैया अब और भी उग्र हो गया था। हालांकि आरव का अच्छा मूड डगमगाया नहीं। वह पहले से ही जानता था कि लेवल 3 के अनुचर आधिकारिक मैगस के लिए आगे बढ़ने में विफल रहे थे और उन्होंने स्कूल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे ताकि वे पीछे रहकर बुनियादी सेवाएं प्रदान कर सकें। अनुबंध में प्रतिबंधों के कारण वे चाहकर भी भाग नहीं सकते थे। आसन्न युद्ध और उन पर होने वाले संपार्श्विक नुकसान के साथ यह अजीब होगा यदि उनका रवैया अच्छा हो। उम्ब्रा के हाथ के अलावा मुझे छाया और अंधेरे तत्वों के लिए सभी बुनियादी स्पेल मॉडल चाहिए। आरव ने बहुत उदारता का परिचय दिया। काउंटर के पीछे खड़ी बूढ़ी महिला ने हैरानी से आरव को देखा। आखिरकार उसके जैसा अमीर लेवल 2 का अनुयायी शायद ही कभी देखा गया था। कुल 13 हैं। 130 मैजिक क्रिस्टल के लिए मुझे बेसिक ट्रांसफिगरेशन स्पेल मॉडल भी चाहिए, तो यह 140 मैजिक क्रिस्टल होंगे। काउंटर के पीछे से बूढ़ी महिला की आवाज आई। आरव ने अपना सिर हिलाया और मैजिक क्रिस्टल का एक बैग काउंटर पर उड़ेल दिया। महिला ने उन्हें गिना और उन्हें रख दिया, जिसके बाद वह 14 स्पेल बुक्स लेकर आई। उनमें से प्रत्येक ईंट जितना भारी था और वे लगभग आरव की ऊंचाई तक ढेर हो गए थे। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ घोड़े भी खरीदने चाहिए। आरव ने कुछ नौकरों को काम पर रखा और उन्हें स्पेल मॉडल की किताबें वापस अपने कमरे में लाने के लिए कहा और फिर वह ट्रेडिंग एरिया में लौट आया। इस समय व्यापार क्षेत्र उन कुछ स्थानों में से एक था जहां अभी भी लोगों की चहल पहल थी। यहां आने वाले अनुचरों की संख्या भी बढ़ गई थी। कई प्रीमियम सामान बिक्री के लिए रखे गए थे जो कई अनुचरों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। ऐसा लगता है कि अनुचरों ने भी इस पर ध्यान दिया है। आरव ने सोचा, यह कुछ ऐसा ही था जैसे जंगल में कुछ जानवर खतरे को भांप लेते हैं और बड़ी आपदा आने से पहले भाग जाते हैं, लेकिन जब वे जानवरों को जाते हुए देखते हैं तो अन्य जानवर स्वाभाविक रूप से उनका पीछा करते हैं, भले ही उन्हें कोई खतरा ना हो। हालांकि यहां अभी भी कोई जादुई कलाकृतियां नहीं है। आरव थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। वह हमेशा से एक जादुई कलाकृति का मालिक बनना चाहता था, लेकिन वे बहुत दुर्लभ थीं। इसके अलावा कीमतें आसमान छू रही थीं और वे हर बार दिखाई देने पर किसी जादूगर के हाथों में चली जाती थीं। जब भी जादूगर जादुई कलाकृति से असंतुष्ट होते तो स्तर 3 के अनुचर उसे हथियाने के लिए पागलों की तरह आगे बढ़ते थे। आरव के पास कोई मौका नहीं था। जादुई कलाकृति बनाने के लिए कीमिया और करामात की जरूरत होती है और यह एक बहुत ही गहन विषय है। मेरे पास अब पोषणिंग की पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं है। आरव ने ठहाका लगाया। यहां तक कि एआई चिप की प्रोसेसिंग की भी एक सीमा होती है। आरव के पिछले अनुभव के अनुसार जब उसकी आत्मा लगातार आगे बढ़ती है तभी एआई चिप का स्तर बढ़ता है। जब मैं लेवल 3 का अनुयायी बन जाता हूं, अगर मेरे पास कोई और साधन नहीं है तो मैं करामात में हाथ आजमाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं अपनी खुद की जादुई कलाकृति बना सकता हूं। जिन स्टॉल पर कोई जादुई कलाकृतियां नहीं थीं, वे आरव को जरा भी आकर्षित नहीं कर पाए। हालांकि फिर भी कुछ असामान्य घटनाएं हुईं। उदाहरण के लिए पोषण बेचने वाले स्टॉल लोगों से भरे हुए थे और धनुष, तीर और चमड़े के कवच की बिक्री भी बढ़िया थी। लेकिन जहां तक सामग्री बेचने वाले स्टॉल की बात है तो वहां बहुत कम लोग आते थे। वह विक्रांत की दुकान पर गया जिससे वह परिचित था। अभी वहां अनुचरों की भीड़ थी और उन्होंने जो भी औषधियां देखीं उसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से खरीद लिया। विक्रांत इतना व्यस्त था कि उसे पसीना आ रहा था और तसुरे सेन से कज़क नहाज और उसने अपनी मदद के लिए कुछ अनुचरों को भी रखा था। ऐसा दृश्य निश्चित रूप से अतीत में आम नहीं था। आरव ने चारों ओर देखा। अलमारियों पर रखी औषधियां बहुत जल्दी पुराने हो गए। कई खाली अलमारियों पर बिक चुके होने का लेबल लगा हुआ था। आरव को देखकर विक्रांत की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी जगह भरने के लिए एक सहायक को बुलाया और खास तौर पर आरव को लेने गया। अरे मेरे प्यारे आरव, मैंने आज एक स्काईलार्क की चीखें सुनी और मुझे पता है कि तुम जरूर अच्छी खबर लेकर आओगे।
तो कितने पोषण मैं तुम्हें हमेशा से 10% ज्यादा दे सकता हूं। विक्रांत ने आरव का गर्मजोशी से अभिवादन किया और आरव को ऐसे देखा जैसे वह किसी जादुई क्रिस्टल को देख रहा हो। माफी चाहता हूं, आरव ने अपने हाथ हिलाए। मैं मिशन में व्यस्त रहा हूं, इसलिए मैं हाल ही में ज्यादा शराब नहीं बना पाया हूं। यह वाकई एक दुखद खबर है। विक्रांत ने आह भरी। तुम्हें नहीं पता कि आजकल बाजार कितना अच्छा है। ठीक है, मैं यहां सामग्री खरीदने आया हूं, आरव ने कहा और विक्रांत को वस्तुओं की एक सूची थमा दी। विक्रांत को पर्ची मिलने के बाद और उस पर लिखे शब्दों और आवश्यक मात्राओं को देखने के बाद उसका चेहरा बदल गया और सेम के आकार की पसीने की बूंदें टपकने लगीं। इतने सारे कच्चे माल मुझे देखने दो। सफेद क्रिस्टल, बैंगनी बेल, मूली की जड़ें, भूत प्रेत के पंजे। क्या तुम कोई रिएक्शन अमृत बनाने की कोशिश कर रहे हो? मोटे ने सीधे पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी उन्नति के लिए तैयारी करना चाहता हूं। अगर तुम्हारे पास अभी कोई पूरा रिएक्टिव अमृत स्टॉक में है तो मैं उसे तुमसे खरीद लूंगा। तुम कीमत तय कर सकते हो, आरव ने सहजता से कहा। रिएक्टिव अमृत के सूत्र लाइब्रेरी में मिल सकते हैं और कई लोगों ने उन्हें पहले भी देखा है। मोटे का अवयवों को पहचान पाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। रिएक्टिव अमृत अवयवों के नीचे आरव ने एज्योर पोशन और टीयर्स ऑफ मैरी के लिए आवश्यक कई सामान्य अवयवों को भी जोड़ा था। जहां तक कुछ महत्वपूर्ण अवयवों की बात है, वे पहले से ही मैगस वर्ल्ड में कई 100 सालों से विलुप्त हो चुके हैं। इसीलिए आरव ने उन्हें लिखने की भी जहमत नहीं उठाई। प्रतिक्रियाशील अमृत का निर्माण बेहद जटिल है और इसकी सफलता दर भी बहुत कम है। इसकी मांग इतनी अधिक है और वे आते ही तुरंत बिक जाते हैं। मेरे पास अभी भी स्टॉक कैसे बचा रह सकता है? विक्रांत ने अपना सिर हिलाया। कम से कम आप पोषण मास्टर्स बेहतर स्थिति में हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी पोषण खुद बना सकते हैं। मुझे याद है कि जब मैं अभी भी लेवल 2 का अनुयायी था तो मैंने सिर्फ एक बोतल प्रतिक्रियाशील अमृत के लिए बहुत सारे अपराध किए थे। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। यह सामग्री मूल रूप से इतनी सस्ती नहीं थी, लेकिन अब कच्चे माल की कीमतें गिर गई हैं, इसलिए मैं उन्हें 200 जादुई क्रिस्टल में बेचूंगा। विक्रांत ने अपनी कीमत तय की। आरव ने सिर हिलाया और विक्रांत को 20 मध्यम श्रेणी के जादुई क्रिस्टल सौंप दिए। फिर उसे विक्रांत से एक बहुत बड़ा बंडल मिला जिसने आसपास के कई दर्शकों का ध्यान खींचा। आरव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए बंडल को अपनी पीठ पर लादा और विक्रांत के साथ सहजता से बातचीत शुरू कर दी। तो क्या आपको जादुई कलाकृतियों के बारे में कोई खबर मिली है? आरव अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने का कोई भी मौका नहीं जाने देगा। बिल्कुल नहीं। विक्रांत ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। जादुई कलाकृतियों की कीमतें हाल ही में बेतहाशा बढ़ गई हैं। आखिर कौन अपनी जीवन रक्षक वस्तुओं को रखना नहीं चाहेगा और उन्हें बेचने नहीं जाएगा? विक्रांत ने अचानक अपनी आवाज कम कर दी। इतनी सारी सामग्री खरीदना और जादुई कलाकृतियों के बारे में पूछना, तुम्हें भी वह खबर मिली होगी, है ना? आरव ने अपना सिर हिलाया। मैं एक दीर्घकालिक मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा यात्रा हूं ताकि मैं बाहर जा सकूं और इन सब से बच सकूं। विक्रांत ने अपना सिर हिलाया। इससे बचना अच्छा रहेगा। मैं भी कुछ दिनों में चला जाऊंगा। विक्रांत, एक जादुई कलाकृति वाला लेवल 3 अनुयायी को भी भागना होगा। आरव के दिल में यह सम्मोहक भावना और भी मजबूत हो गई और विक्रांत के साथ कई और पंक्तियों का आदान प्रदान करने के बाद उसने जल्दी से विदाई ली और चला गया। मिशन को अब और टाला नहीं जा सकता। मुझे तुरंत जाना है। हालांकि जाने के लिए किसी मिशन के लिए पंजीकरण करना जरूरी नहीं था, फिर भी अकादमी के अभिभावकों की बाधा थी। आरव अभी भी मैगी के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वापस लौटना चाहता था, इसीलिए वह स्वाभाविक रूप से नियमों का पालन करेगा। उसकी औसत योग्यता के बावजूद उसकी पोषणीयरिंग प्रतिभा को क्रॉफ्ट ने भी स्वीकार किया था, इसलिए अकादमी उसे मरने के लिए यहां नहीं रखेगी। चूंकि हारोसी ने पहले ही स्कूल के आसपास की सफाई कर ली थी, इसलिए मिशन एरिया अपनी पूर्व जीवंतता को फिर से हासिल करने में कामयाब रहा। हालांकि आरव ने करीब से निरीक्षण करने पर महसूस किया कि वहां बहुत कम स्तर 3 के अनुयायी थे। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि यह सब क्या है। वे सभी दयनीय लोग हैं। इन निम्न स्तरीय अनुयायियों को मिशन पुरस्कारों को बांटते और जानकारी के बदले पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते। देखकर आरव की आंखों में दया की भावना उभरी।
ये स्पष्ट रूप से परित्यक्त लोग थे। हालांकि एक अकेला अनुचर मैगस के खिलाफ बिल्कुल असहाय होगा, फिर भी वे नुकसान पहुंचा सकते हैं और यहां तक कि एक आधिकारिक मैगस को भी मार सकते हैं यदि उनमें से दसियों या सैकड़ों एक साथ मिलकर एक गठन को अंजाम देते हैं। यहां उनकी यही भूमिका थी। हालांकि मैगस की लड़ाई के आसपास होना बेहद खतरनाक था। यहां उनके लिए 30% जीवित रहने की दर होना पहले से ही बेहद भाग्यशाली माना जाता था। हालांकि आरव को उन पर दया आ रही थी, फिर भी उसने इस खबर का जिक्र नहीं किया। उसने अपने दोस्तों को संकेत देकर पहले ही सीमाएं लांघ दी थीं। अगर वह इस खबर को प्रचारित करता तो क्रॉफ्ट भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता। आरव ने दीवार पर लगे मिशनों पर नजर डाली। उनमें से ज्यादातर की अवधि कम थी और वे अकादमी के बहुत नजदीक भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे अकादमी ने बाकी सभी मिशन छिपा दिए हों। जब आसपास कम लोग थे तो आरव ने मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से काउंटर की ओर बढ़ गया। आप किस तरह का मिशन चाहते थे? रिसेप्शन पर एक बहुत दुबला पतला बूढ़ा आदमी था और बेहद मिलनसार लग रहा था। दीवार पर लिखे मिशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या कोई खास मिशन है? मेरा नाम आरव फार्लियर है। मैं प्रोफेसर क्रॉफ्ट का प्रशिक्षु हूं, आरव ने धीमी आवाज में कहा। एक छोटी थैली को ऊपर उछालते हुए बूढ़े ने जल्दी से थैली पकड़ ली। इसे खोलने के बाद वह मुस्कुराया। बेशक हैं। उसने काउंटर के नीचे से एक स्क्रॉल निकाला। इसे देखो, सभी मिशन वहां लिखे हुए हैं। काले रंग का स्क्रॉल बेहद सादा लग रहा था। आरव ने स्क्रॉल खोला और जल्दी से उस पर लिखे मिशनों को देखा। इन सभी मिशनों में एक समान विशेषता थी। उनकी कठिनाइयां अधिक नहीं थीं, लेकिन उनकी अवधि बहुत लंबी थी। संक्षेप में, मिशनों ने उन मैगस क्षमताओं को आसन्न आपदा से बचने में मदद की। एआई चिप के स्कैन के साथ आरव ने जल्दी से एक मिशन पर फैसला किया। एक्सट्रीम नाइट टाउन में मुरझाती वनस्पति की जांच करें। मिशन की अवधि 3 वर्ष मैंने इसे चुना है। आरव ने जांच मिशन की ओर इशारा किया और बूढ़े आदमी को बताया, एक्सट्रीम नाइट टाउन पोलफील्ड किंगडम के ईस्टवुड प्रांत में स्थित है। वहां पहुंचने से पहले आपको लगभग आधे राज्य से होकर गुजरना होगा। क्या आप एक नक्शा खरीदना चाहते हैं? बूढ़ा आदमी एक चालाक व्यापारी की तरह मुस्कुराया। मुझे एक नक्शा दो। हालांकि आरव के पास अपना खुद का नक्शा था, लेकिन तुलना के लिए एक और नक्शा होना हमेशा अच्छा होता है। 2 जादुई क्रिस्टल खर्च करने के बाद आरव को एक नया नक्शा मिला। न केवल पोलफील्ड किंगडम के विभिन्न प्रांतों को हाईलाइट किया गया था, उस पर उसकी यात्रा को चिह्नित करने के लिए एक लाल रेखा भी थी। मानचित्र के अनुसार एक्सट्रीम नाइट टाउन पोलफील्ड किंगडम के सबसे पूर्वी छोर पर है, जहां सीमा है और अकादमी से बहुत दूर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह बिकी द्वारा भेजी गई सूचना में उल्लिखित मैगी असेंबली पॉइंट्स में से एक के पास था, जिससे सूचना और समाचार प्राप्त करना सुविधाजनक हो जाएगा। यही कारण था कि आरव ने इस मिशन को चुना। यह आपका निकास पास है। बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक लाल धातु का कार्ड दिया। इसे मत खोना, यह अपूरणीय है। ऐसा लगता है कि अकादमी हाल ही में किसी भी प्रवेश और निकास को नियंत्रित करने में बहुत सख्त रही है। आरव ने मन ही मन यह सोचा, लेकिन उसने धातु का कार्ड लेते समय कुछ भी जोर से नहीं कहा। मिशन क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद आरव क्रॉफ्ट बिकी और उसके अन्य दोस्तों को अलविदा कहने गया। आखिरकार उसे नहीं पता था कि वह कितने समय के लिए बाहर रहेगा। पहले कुछ चीजें तय होनी बाकी थीं। आरव का संकेत पाकर बिकी पहले से ही घर लौटने की तैयारी कर रहा था। हालांकि कालीवीर और अन्य लोगों की हालत बहुत खराब थी। वे चेरनोबिल द्वीप से आए थे और लौटने के लिए कोई जगह नहीं होने के कारण आरव केवल उन्हें दिखावटी सेवा दे सकता था और उन्हें सांत्वना दे सकता था। अपने कमरे का दरवाजा खोलकर और परिचित सेटअप को देखकर आरव को अचानक थोड़ा पछतावा हुआ। मुझे आश्चर्य है कि मैं यहां कब वापस आ पाऊंगा। आज उसने जो जादू की किताबें और सामग्री खरीदी थीं, वे सभी एक कोने में बड़े करीने से रखी हुई थीं, जो 2 बड़ी संदूकों में भरी हुई थीं। कुछ देर सोचने के बाद आरव ने अपना बिस्तर हटा दिया और कुछ फर्श के तख्तों को देखा, जिन पर बहुत कम धूल थी। फॉर्लियर आरव ने धीरे से फर्श पर एक काले बिंदु को थपथपाया। एक यांत्रिक आवाज हुई और लकड़ी के फर्श के तख्ते धीरे धीरे अलग हो गए और टेस्ट ट्यूब में संग्रहित कई औषधियां दिखाई देने लगीं। यहां जो राशि थी वह नीला को दी गई। राशि से कम 10 गुना ज्यादा थी। अगर विक्रांत ने यह देखा तो उसकी आंखें भी निकल सकती थीं। आरव मुस्कुराया।
यह उसका निजी औषधि संग्रह था। एआई चिप की मदद से उसकी सफलता दर दूसरों से कहीं ज्यादा हो गई है। उसने उनमें से एक छोटा हिस्सा बेचा था, लेकिन उनमें से ज्यादातर यहीं रह गए। मुझे गिनने दो। 200 शक्ति औषधि, 150 मारक औषधि, 180 हेमोस्टेसिस औषधि और अन्य औषधियों का एक संग्रह। उनका कुल मूल्य कम से कम 3000 जादुई क्रिस्टल होगा। आरव ने इन औषधियों को देखा। वे उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थीं और हमेशा उसके बिस्तर के नीचे बंद रहती थीं। उन्हें सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मंत्र एक छोटी सी जादुई चाल थी, जिसे सभी स्तर 2 के अनुयायी जानते थे। मालिक द्वारा इसे खोलने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने के अलावा इसे खोलने का कोई भी तरीका केवल अंदर बंद वस्तुओं को स्वयं नष्ट कर देगा। अब मंत्र पुस्तकों की पेटियों और अन्य सामग्रियों के आधार पर मैं इन औषधियों को बहुत कम असुविधा के साथ बाहर ले जा सकता हूं। मुझे छिपाने के लिए बाहर कुछ ऋण भी बनाने होंगे। आरव ने एक छोटा सा बक्सा खोला जो ऋणों से भरा हुआ था। औषधियों को लुढ़कने और बर्बाद होने से बचाने के लिए अंदर स्पंज, रेशम और ऐसी अन्य सामग्री रखी गई थी। लगभग आधी रात बिताने के बाद आरव आखिरकार सभी औषधियों को बक्से में ले जाने में कामयाब हो गया। फिर उसने बक्से को कुछ सामग्रियों से ढक दिया और उसके चारों ओर मंत्र पुस्तकें रख दी। यह पहले से ही 6 बज चुके हैं। अपना अलार्म बजने के बाद आरव ने अपने कमरे की घड़ी बंद कर दी। उसने जल्दी से नहाया और 2 बड़ी पेटियों को अकादमी की सबसे ऊंची मंजिल पर ले आया, जहां उसने 3 बढ़िया मजबूत काले घोड़े और एक गाड़ी खरीदी। आरव ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी को लिफ्ट जैसी दिखने वाली मशीन पर चढ़ा दिया। अपना निकास पास निकालो, एक आदमी की आवाज सुनाई दी। आरव ने जल्दी से लाल धातु का कार्ड निकाला जो उसे कल मिला था। धमाका! लिफ्ट जैसा तंत्र धीरे धीरे ऊपर उठा और जब वह आखिरकार शीर्ष पर पहुंचा तो गियर की आवाज सुनी जा सकती थी। 2 पत्थर के दरवाजे खुले और चमकदार सूरज की रोशनी की किरणें अंदर आईं। आरव ने अपनी आंखें मूंद लीं। अकादमी में वास्तव में अन्य निकास भी हैं। मूल प्रवेश द्वार लोगों के लिए एक मार्ग के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, हालांकि यहां एक बड़ी वस्तुओं के लिए है। हया अपने चाबुक को फटकारते हुए उसने घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ाया। तभी आरव को एहसास हुआ कि उसकी वर्तमान स्थिति पिछले दरवाजे पर थी, ठीक केंद्रीय कब्रिस्तान के पीछे, जहां से वे शुरू में प्रवेश कर चुके थे। असुविधा होने के डर से उसने बिकी और अन्य लोगों से कहा था कि वह अगले कुछ दिनों में जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसने कोई सटीक समय नहीं बताया, इसीलिए उसका प्रस्थान एक शांत था। आरव ने अकादमी को एक आखिरी नजर से देखा और फिर अपनी यात्रा शुरू की। ठीक है, मेरे सामान से ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी चीज से भाग रहा हूं ना, कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो किसी मिशन को अंजाम दे रहा है। आरव अपने घोड़े की गाड़ी और उसके पीछे भारी संदूकों को देखकर कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। एआई चिप नक्शा निकालो। आरव के आदेश पर एक नक्शा सामने आया। यह उस नक्शे से ज्यादा विस्तृत था जो उसने कल बूढ़े आदमी से लिया था और जिसमें सावधानी पूर्वक मार्ग दिखाया गया था, चिह्नित किया गया। कल मुझे जो नक्शा मिला था उसके आधार पर यात्रा करने का सबसे इष्टतम तरीका गिने। आवश्यकताएं सुविधाजनक और सुरक्षित, साथ ही इसे यथासंभव अधिक से अधिक मैगी असेंबली पॉइंट तक पहुंचना होगा। आरव की आवाज पर ध्यान देते हुए नक्शे पर मार्ग दिखाने वाली एक लाल रेखा उभरी। यह उस बूढ़े व्यक्ति से मिली रेखा से थोड़ा अलग था। कई और मोड़ थे और वे सभी मैगी सभा स्थलों के आसपास थे। चलो चलें। आरव ने एआई चिप द्वारा दिए गए मार्ग का अनुसरण किया और घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ाया। एआई चिप पता लगाने के क्षेत्र को पूरी तरह से बढ़ाए, क्योंकि यह एक व्यक्तिगत यात्रा थी। आरव ने अपनी सुरक्षा को थोड़ा भी कम करने की हिम्मत नहीं की। मिशन की स्थापना पता लगाना शुरू करना। एआई चिप ने निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन किया और आसपास की एक 3D छवि लगातार आरव के सामने प्रक्षेपित की गई। खतरा तब सबसे कम होता है जब वह अकादमी के बहुत करीब या बहुत दूर होता है। बीच का हिस्सा यात्रा का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है। हाल ही में अकादमी की रक्षा करने वाले मैगी इलाके की सफाई कर रहे थे, लेकिन वे दुश्मनों का पीछा करने में बहुत आलसी थे, इसलिए यह संभावना थी कि केवल बीच का हिस्सा ही खतरे से भरा होगा। हालांकि आरव केवल एक जुआ खेल सकता था। हारोसी ने उन्हें पहले भी एक सबक दिया था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि उसकी यात्रा अधिक सहज होगी। आखिरकार
अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाता तो वह चाहकर भी नहीं जा सकता था। घोड़ा गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ी और सड़क के दोनों ओर पक्षियों की चीखें पहले से कम हो गईं। जैसे जैसे वे अकादमी से दूर होते गए, आरव और अधिक तनावग्रस्त होता गया। बीप चेतावनी चेतावनी आगे एक उच्च ऊर्जा वाले जीवित जीव का पता चला है। एआई चिप की आवाज सुनाई दी और स्क्रीन पर एक लाल वस्तु प्रक्षेपित हुई। पूरे इलाके में लगातार बड़ी बड़ी शाखाएं फैली हुई थीं, जिसके ऊपर रोशनी के कई लाल धब्बे भी तैर रहे थे। यह एक पेड़ है। आरव ने अपना हाथ अपनी कमर की थैली में डाला और गाड़ी की गति कम कर दी। घोड़ा गाड़ी के नजदीक आने के साथ ही आरव की नजर उस दृश्य पर पड़ी। सड़क के बीच में एक बहुत बड़ा प्राचीन वृक्ष खड़ा था। इसकी हरी शाखाएं सभी दिशाओं में अंतहीन रूप से फैली हुई लग रही थीं, जिससे एक बहुत बड़ा छत्र बन गया था, जिसके नीचे कई बेलें लटक रही थीं। विशाल तने पर एक जोड़ी आंखें और एक मुंह था, और यह एक मानव चेहरे जैसा लग रहा था, हालांकि इसकी आंखें हरी थीं। वृक्ष के चारों ओर कुछ पंख वाले जीव थे जो लगातार उड़ रहे थे। उनकी त्वचा हरी थी और वे मानव जैसे आकार के थे। वे बिल्कुल नग्न भी थे। विशाल वृक्ष, दानव आरव ने कहा। वह फूट फूट कर हंसा। क्या अकादमी ने स्कूल के आसपास के क्षेत्र को पहले ही साफ नहीं कर दिया था? यहां अभी भी इतना बड़ा आदमी क्यों है? एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी का एक अनुचर विशाल पेड़ बोला, और उसकी पीठ पर उगने वाले पंख वाले जीवों ने भी उसकी ओर देखा। मैं केवल एक छोटा अनुचर हूं जो जाने की तैयारी कर रहा हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप मुझे रास्ता दे सकते हैं? मैं इसके लिए कीमत चुका सकता हूं। आरव ने आखिरी कोशिश की। जो भी जीव छोड़ने की व्यर्थ कोशिश करता है, उसके लिए केवल मौत ही इंतजार करती है। विशाल पेड़ ने एक ऐसी गूंजती हुई आवाज निकाली जिससे आरव के कान में भी दर्द होने लगा। उसी समय एक हरी बेल धीरे धीरे नीचे उतरी और उससे एक मानव शव लटका हुआ था। उसका पूरा शरीर मुरझाया हुआ था और उसने एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के अनुचर के भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे। बड़े भाई, पीछे रहो और हमारे साथ खेलो। इस समय एक छोटा सा भूत जो विशाल पेड़ के दानव के चारों ओर उड़ रहा था, उड़कर आया। आरव को यह किसी लड़की की बहुत ही मधुर आवाज लग रही थी। उसकी आवाज की ध्वनि उसे मदहोश कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो यह आवाज इस दुनिया में उसके सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की हो। धीरे धीरे आरव को लगने लगा कि यहां रहना शायद इतना बुरा विचार नहीं है। चेतावनी चेतावनी मेजबान एक राक्षसी आकर्षण से प्रभावित है। एआई चिप की आवाज ने उसे प्रेरित किया, जिससे आरव अपने भ्रम से बाहर आ गया। उन्होंने वास्तव में मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। आरव के चेहरे पर क्रोध का भाव था। एआई चिप स्कैन के परिणाम क्या थे? शुगर विशाल वृक्ष, दानव शक्ति 5, चपलता 0.5, जीवन शक्ति 9.8, आध्यात्मिक बल 3.5, कौशल जोंक बेलें हरा वृक्ष, प्रेत शक्ति 0.9, चपलता 2.5, जीवन शक्ति 1.5, आध्यात्मिक शक्ति 3.1, कौशल जीवित प्राणियों को आकर्षित करना। अफवाहें हैं कि हरे पेड़ की प्रेत और विशाल पेड़ दानव का परस्पर संबंध है। आमतौर पर हरे पेड़ की प्रेत विशाल पेड़ दानव के हमले के क्षेत्र में लक्ष्य को बहकाएगी और फिर विशाल पेड़ दानव अपना शिकार शुरू कर देगा। एआई चिप की आवाज सुनाई दी। विशाल पेड़ दानव की ताकत और जीवन शक्ति बहुत अधिक है और उसका शरीर भी बहुत बड़ा है। उसके आसपास जाने का कोई रास्ता नहीं है। आरव का चेहरा शांत था। ऐसा लगता है कि मैं केवल लड़ सकता हूं। पहले तुम होगे। तुमने वास्तव में मुझे आकर्षित करने की हिम्मत की। महत्वपूर्ण बिंदु की पुष्टि हुई। पवन ऊर्जा की गणना, प्रक्षेप वक्र को समायोजित करना। आरव ने अचानक अपने हाथ उठाए और ट्रिगर खींचते ही छिपे हुए क्रॉसबो को प्रकट किया। जो हवा में एक काली रेखा उभरी और सीधे पहले से मौजूद हरे पेड़ के स्प्राइट में जा घुसी। तीर ने हरे पेड़ के स्प्राइट की छाती के दाहिने हिस्से को छेद दिया, जिससे उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हरा तरल पदार्थ जो पेड़ से निकलने वाला रस लग रहा था, उसके सीने से बह रहा था और वह जमीन पर गिर गया। डायरिस, उस इंसान ने वास्तव में बहन डायरिस को मार डाला। पेड़ों की छोटी से दूसरे हरे पेड़ के स्प्राइट की क्रोधित और हैरान आवाजें आईं। तुमने वास्तव में मेरी बेटी को मारने की हिम्मत की। विशाल पेड़ के दानव ने एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसकी विशाल बेलें आरव की ओर दौड़ पड़ी। आरव ने बेलों से बचते हुए घोड़ा गाड़ी को पीछे की ओर घुमाया। एआई चिप की गणना के अनुसार
विशाल पेड़ के दानव की बेल की सबसे बड़ी हमला सीमा केवल 20 मीटर है। इसकी चाल भी बेहद धीमी है, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आरव ने अपना क्रॉस ब्लेड निकाला और गाड़ी को स्थिर किया और फिर उतर गया। मैंने सिर्फ जाने के लिए कहा था, लेकिन जब से तुम अच्छे से बात करने पर भी सुनने से इनकार करते हो, ऐसा लगता है कि लड़ाई ही इस समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका है। तुमने वास्तव में मेरे प्यारे डायरिस को मार डाला। मैं तुम्हें एक मुरझाई हुई लाश में बदल दूंगा और 100 साल तक अपने शरीर पर लटका दूंगा। विशाल वृक्ष दानव की जड़ें जमीन से निकल आईं और आरव का पीछा करने से पहले एक इंसान की तरह खड़ी हो गईं। इस गति से क्या तुम मजाक कर रहे हो? आरव जोर से हंसा और विशाल वृक्ष दानव से भिड़ते हुए चकमा दिया। एक गहरे हरे रंग के पेड़ की छाया ने आरव पर चाबुक मारा, लेकिन वह आसानी से हमले से बचते हुए लुढ़क कर चकमा दे दिया। वह हरी बेल एक चाबुक की तरह थी और इसने जमीन में एक बहुत बड़ा छेद कर दिया। आरव ने क्रॉस ब्लेड से वार किया और बेलों को काट डाला। चांदी जैसा सफेद ब्लेड बेल की सतह से टकराया था, लेकिन उस पर सिर्फ एक निशान ही रह गया। आरव को लगा कि एक बहुत बड़ी ताकत उसकी ओर आ रही है और कुछ उसके पीछे काली परछाइयां दिखाई दी। पीछे से एक हमला हुआ है। सबसे बढ़िया तरीका है कि 50 डिग्री तक दाएं मुड़ें और दाएं कूदें। एआई चिप की आवाज सुनाई दी। आरव ने एक बेल को मोड़ा और दाएं मुड़ा और तुरंत कूद गया, जिससे उसके पीछे काली परछाई के हमले से बच गया। महान पिता, हम आपकी मदद करेंगे। लगभग 7 से 8 हरे पेड़ के भूत नीचे झपटे और उनके हाथों में छोटे धनुष भी थे, जो खिलौनों की तरह दिख रहे थे। हालांकि जब आरव ने तीर के सिरे पर गहरे हरे रंग का तरल देखा तो उसका भाव बदल गया। जहर है। उसने अपनी कमर की थैली से एक बैंगनी रंग का पोशाक निकाला और उसे हरे पेड़ के भूतों पर फेंक दिया। पिंग पोंग टेस्ट ट्यूब टूट गई और बैंगनी रंग के धुंधले धुएं का एक झोंका उठा, जो एक हार्पी के आकार में बदल गया। हार्पी ने अपना मुंह खोला और एक कान फाड़ने वाली चीख निकाली। हॉलिंग विच पोशन, मैंने इस पर 20 जादुई क्रिस्टल खर्च किए हैं। आरव ने अपने दोनों कान ढक लिए। हालांकि उसने पहले से तैयारी कर रखी थी, फिर भी उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। जहां तक हरे पेड़ के स्प्राइट्स की बात है, तो वे सभी बहुत पहले ही जमीन पर गिर चुके थे। जादू के प्रभावों की नकल करने के लिए पोषण का उपयोग करना एक पोषण मास्टर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य लड़ाई तकनीक थी। आरव की वर्तमान क्षमताओं के साथ वह अभी तक हॉलिंग विच पोषण नहीं बना सकता था, इसलिए यह पोषण क्रॉफ्ट से खरीदा गया था। न केवल ये पोषण बेहद महंगे थे, बल्कि इनका केवल एक बार उपयोग किया जा सकता था, जिससे आरव का दिल दुख गया। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि विशाल पेड़, दानव और हरे पेड़ के स्प्राइट्स अभी भी हॉलिंग विच पोषण के प्रभाव में थे, आरव ने जल्दी से आगे बढ़कर क्रॉस ब्लेड से उन पर हमला किया। कुछ हरे पेड़ के स्प्राइट्स आसानी से इस तरह से 2 टुकड़ों में कट गए। इन हरे पेड़ के स्प्राइट्स के कान के पर्दे बेहद अजीब हैं और वे ध्वनि तरंगों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। हालांकि हॉलिंग विच पोषण स्पष्ट रूप से उनके लिए अभिशाप था। आरव की आंखें चमक उठीं और उसने कुछ और हरे पेड़ के स्प्राइट्स पर तब तक रौंदा जब तक वे मर नहीं गए। ओ नहीं, जूली डेलिया। विशाल पेड़ के दानव की जीवन शक्ति बहुत अधिक थी और वह हॉलिंग विच पोषण के कारण हुए सदमे से जल्दी ही ठीक हो गया। आरव को अपनी बेटियों को मौत के घाट उतारते देख वह जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। और भी बेलें ऊपर आ गईं और बचे हुए हरे पेड़ के स्प्राइट्स को सावधानी से हटाकर पेड़ के मुकुट के बीच रख दिया गया। उस इंसान के मंत्र बहुत बुरे हैं, बाहर मत आना। विशाल पेड़ की आवाज गूंज उठी। अच्छा मौका है। आरव की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से एक मंत्र पढ़ा। एसिडिक एक्वा शॉट। एक हरे रंग का गोला दिखाई दिया और आरव के नियंत्रण से यह लताओं से बचता हुआ विशाल वृक्ष दानव की बाईं आंख पर पूरी तरह से जा लगा। सिस्सी लगातार सफेद धुंध उठती रही और उसके साथ विशाल वृक्ष दानव की चीखों के साथ हरा गाढ़ा तरल पदार्थ बहता रहा। सफेद धुंध के छंटने के बाद विशाल वृक्ष दानव की बाईं आंख पूरी तरह से गायब हो गई। केवल एक जला हुआ छेद रह गया। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, हैंक्स तुम्हें मार देगा। विशाल वृक्ष दानव कांप उठा और उसके चारों ओर की लताएं लगातार जाल बनाती रहीं। तुम किससे बात कर रहे हो? इस समय आरव पहले ही पेड़ के नीचे पहुंच चुका था। इसके मुकुट ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था, जिससे केवल एक बड़ी काली छाया रह गई थी।
जब विशाल वृक्ष दानव चिल्ला रहा था, तब आरव पहले ही पेड़ के तने तक पहुंच चुका था। जाओ और मर जाओ। विशाल वृक्ष दानव दहाड़ने लगा और अनगिनत लताओं ने आपस में जुड़कर एक विशाल हरा ताड़ का पेड़ बना लिया, जो आरव को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अलविदा। आरव ने हल्के से हंसते हुए उड़ान भरने से पहले उसके तने पर बचे हुए दर्जन भर औषधियां फेंक दी। धमाका एक ज्वलंत ज्वाला उठी, जिसने विशाल वृक्ष दानव को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद जो हुआ वह और भी तेज विस्फोट और काला धुआं था। जब 10 विस्फोटक औषधियों का एक साथ उपयोग किया जाता है तो यह प्रभाव वास्तव में उत्कृष्ट होता है। इसके अलावा यह इस तरह के वृक्ष प्रकार के वृक्ष दानव के खिलाफ और भी अधिक फायदेमंद है। हालांकि आरव जल्दी से भाग गया, लेकिन वह अभी भी पीछे से आग की लपटों से झुलस गया था। यहां तक कि उसके सिर के बाल भी जल गए थे। आह! विशाल वृक्ष दानव चीखा और दर्द में चिल्लाया। एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। उसका शरीर अब भी जल रहा था। जहां तक हरे वृक्ष स्प्राइट्स की बात है, जो पेड़ की चोटी पर छिपे हुए थे, वे भी नहीं बचे और सभी जलकर कोयले बन गए। बीप लक्ष्य ने जीवन के सभी लक्षण खो दिए। एआई चिप की आवाज न सुनाई दी। आरव ने अपना सिर हिलाया और विशाल वृक्ष दानव के शरीर के चारों ओर घूमते हुए घोड़ा गाड़ी चलाने के लिए वापस आ गया। जली हुई विशाल शाखाओं और उन हरे वृक्ष स्प्राइट्स की लाशों को देखते हुए आरव को अचानक कुछ याद आया और वह उनकी कुछ कोशिकाओं और अवशेषों को निकालने के लिए ऊपर चला गया। केवल एक लड़ाई, और मैंने पहले ही अपने भंडारित औषधियों में से लगभग आधे का उपयोग कर लिया है। हालांकि विशाल वृक्ष दानव और हरे वृक्ष स्प्राइट्स का संयोजन स्तर 3 के अनुयायी के लिए भी खतरा है। इस तरह का परिणाम होना पहले से ही बुरा नहीं माना जाता है। डर सुदृढ़ीकरण के आगमन पर आरव ने जल्दी से घोड़ा गाड़ी को दूर भगाया, जब तक कि तीनों मजबूत घोड़ों के मुंह से झाग नहीं निकलने लगे। हवा की तरह तेजी से यात्रा करते हुए वह क्षितिज से गायब हो गया। आधे घंटे बाद एक भूरे रंग का उल्लू नीचे झपट्टा मारकर एक शाखा के ऊपर उतरा। हंकस मर चुका है। उल्लू ने एक इंसान की आवाज निकाली। मुझे पता है, मुझे पता है। अचानक पेड़ की शाखा के पास एक इंसान का चेहरा दिखाई दिया। ये एक लेवल 2 अनुचर है क्या? हमें उसका पीछा करना चाहिए। वह योजना पहले ही शुरू हो चुकी है। ये बेवकूफ पेड़ दानव यहां मरने के लिए पूरी तरह से इसके लायक है। उल्लू ने अपने शरीर पर पंख चोंच मारे। मैं पहले जाऊंगा। यह कहते हुए उल्लू ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। इंसान का चेहरा थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर एक इंसान जैसी मुस्कान प्रकट की। हालांकि यह सिर्फ एक गुलाम है, फिर भी मेरे अधीनस्थों को मारने की कीमत चुकानी होगी। शाखा उस जगह तक फैली हुई थी जहां विशाल वृक्ष दानव लेटा हुआ था। इस समय आग पहले ही बुझ चुकी थी। केवल कुछ जली हुई लकड़ी और हरे पेड़ की प्रेत लाशें ही बची थीं। अचानक एक लाश हिली। यह वास्तव में अभी भी जीवित थी। यह हरा पेड़ प्रेत पहले से ही पूरी तरह से जला हुआ था। बिना किसी तत्काल उपचार के यह निश्चित रूप से अपनी जान गंवा देगा। पेड़ की शाखा ने हरे पेड़ की प्रेत को सीधे मानव चेहरे के सामने ला दिया। क्या तुम बदला लेना चाहते हो? हां, प्रतिशोध के लिए डोरिस कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, भले ही इसका मतलब आत्मा हो। हरे पेड़ की प्रेत को बोलने में कठिनाई हुई। हा, बहुत बढ़िया। मानव चेहरा जोर से हंसा। बस ऐसा हुआ कि मेरे पास पिछले प्रयोग से एक औषधि है जो विफल हो गई थी। मैं इसे तुम पर इस्तेमाल करूंगा। अचानक काले रंग के पेड़ पर एक छेद दिखाई दिया और इसने पूरे हरे पेड़ की प्रेत को घेर लिया। आरव को पता नहीं था कि लोग उससे निपटने की योजना बना रहे थे, इसलिए वह घोड़ा गाड़ी चलाता रहा और तेजी से यात्रा करता रहा। 5वें दिन के बाद जब आस-पास के इलाकों में मानवीय गतिविधियों के निशान दिखने लगे तो उसने राहत की सांस ली। हालांकि मैगी आमतौर पर अनुचरों को उसी तरह देखते हैं जिस तरह मनुष्य चींटियों को देखते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे सामान्य मनुष्यों से उत्पन्न हुए हैं। भले ही बार बार मनाही के बावजूद मानव प्रयोग जारी रहे। खासकर एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में सभी मैगी ने अभी भी बड़े मानव समुदायों से बचना चुना। इसने मानव हताहतों को बढ़ने से रोका और अन्य मैगी के क्रोध को भड़काया। एक बार जब मैं आगे शहर में पहुंच जाऊंगा तो मैं सांस ले सकता हूं। 5 दिनों की लगातार यात्रा के बाद आरव और उसके घोड़े बहुत थक चुके थे। इस समय उसने घोड़े की गति कम कर दी और अपने आसपास का नजारा देखा।
अब उसके दोनों ओर खेत फैले हुए थे और कुछ ही दूरी पर एक विशाल पवन चक्की थी। इन खेतों के बगल में एक क्रिस्टल साफ धारा बह रही थी और उसमें मछलियों की कुछ अज्ञात प्रजातियां भी तैर रही थीं। यह दृश्य देखकर आरव को अचानक आराम महसूस हुआ। शांति इंसानों की शांतिपूर्ण दुनिया। मैंने लंबे समय से इस तरह की शांति महसूस नहीं की है। मानचित्र के अनुसार निकटतम शहर ग्रे स्टोन सिटी होना चाहिए। आरव ने अपने मन में एआई चिप द्वारा प्रदान किए गए मानचित्र पर संकेतक को देखा। यह स्थान अभी भी अकादमी के बहुत करीब है। पास में मैगी के लिए एक सभा स्थल हो सकता है, लेकिन यह अभी भी औषधि बेचने या यहां नवीनतम समाचारों के बारे में पूछने के लिए बहुत खतरनाक लगता है। इसके अलावा मुझे यह अशुभ एहसास होता रहता है। आरव की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने पीछे देखा। क्या दुश्मन विशाल वृक्ष दानव को मारने के बाद मुझे इतनी आसानी से जाने देगा? बीप ट्रांसफिगरेशन स्पेल विश्लेषण पूरा हुआ उस पल उसके दिमाग में एआई चिप की आवाज गूंजी। यह बहुत बढ़िया है। आरव के चेहरे पर एक प्रसन्न अभिव्यक्ति थी। उसने जल्दी से ट्रांसफिगरेशन स्पेल का परिचय पढ़ा। ट्रांसफिगरेशन स्पेल रैंक 0 स्पेल प्रभाव। लंबे समय तक चेहरे की मांसपेशियों को थोड़ा सा फिर से बनाने की क्षमता। खपत एक आध्यात्मिक बल, एक जादुई शक्ति। एक दिन यह एक रैंक 0 स्पेल था जिसे आरव ने विशेष रूप से अपनी पहचान छिपाने के लिए चुना था। क्या यह केवल बाहरी रूप बदल सकता है? आरव ने खुद से कहा, कई जादूगर किसी व्यक्ति की पहचान उसकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा तरंगों के माध्यम से पहचान सकते हैं, और कुछ तो उसकी आत्मा में भी झांक सकते हैं। बेशक ये सभी लोग कम से कम आधिकारिक जादूगर हैं। अभी यह सबसे अधिक संभावना है कि मैं उनमें से किसी से भी नहीं मिलूंगा। एआई चिप क्या रूपांतरण के प्रभावों को अनुकूलित करना और आध्यात्मिक शक्ति से ऊर्जा तरंगों के छिपाने को बढ़ाना संभव है? आरव ने पूछा। बीप आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा तरंग छिपाने के अनुकूलन कार्य की स्थापना, विश्लेषण शुरू करना। 1 दर्जन सेकंड बाद एआई चिप का उत्तर सुनाई दिया। अनुकूलन करने में सक्षम 7 आध्यात्मिक बल बिंदुओं की आवश्यकता है। पूरा होने का समय 14 दिन 5 घंटे पूरक। डेटा की आवश्यकता स्पिरिट रिसर्च स्टडीज, अस्पष्ट ऋण 7 आध्यात्मिक बल बिंदु। इसे कुछ वर्षों में प्राप्त कर सकता हूं। हालांकि स्पिरिट रिसर्च स्टडीज और अस्पष्ट ऋण की जानकारी प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। आत्माओं के बारे में शोध हमेशा से ही मैगस वर्ल्ड का सबसे रहस्यमय पहलू रहा है। हालांकि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी को इस क्षेत्र में सबसे आगे रहने के लिए जाना जाता है, लेकिन अकादमी के पास वास्तव में केवल कुछ सतही सिद्धांत थे। आरव के लिए वह सिर्फ लेवल 2 का अनुचर था, इसलिए उसके पास ऐसी जानकारी तक पहुंच नहीं थी। ट्रांसफिगरेशन स्पेल फिलहाल के लिए पर्याप्त होना चाहिए। आरव ने अपने आसपास के माहौल को देखा और जल्दी से घोड़ा गाड़ी को पास के छोटे जंगल में ले गया। जब आरव कुछ देर बाद फिर से दिखाई दिया तो उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था। उसका मूल युवा रूप अब काफी परिपक्व हो गया था। मोटी भौहों और बड़ी आंखों के साथ उसका चेहरा बहुत ही सामान्य दिखने वाला था। उसके कपड़े भी मौसम की मार झेल चुके चमड़े के कवच में बदल गए थे। उसकी कमर के बकल पर लटका क्रॉस ब्लेड भी पुराना लग रहा था। आरव का मूल रूप से कद लंबा था और वह अच्छी तरह से खिलाया पिलाया हुआ दिखता था। बदलाव से पहले उसका शरीर पहले से ही सामान्य वयस्क जैसा था। अब उसे देखकर वह एक दुबला पतला लेकिन अनुभवी सैनिक लग रहा था। आरव अपने प्रतिबिंब की एक झलक पाने के लिए धारा के किनारे चला गया। हाँ, बुरा नहीं है। यहां तक कि मेरी आवाज भी बदल गई है और मैं इसकी पिच को भी नियंत्रित कर सकता हूं। उसकी आवाज धीरे धीरे कर्कश होती गई, जो पहले की नरम, अपरिपक्व और युवा आवाजन से एक बड़ा बदलाव था। मैं इस भेष में अस्थायी रूप से शहर में प्रवेश करूंगा। आरव ने अपना सिर हिलाया और एक चमड़े का थैला निकाला। इसमें कुछ सफेद पाउडर था, भूमिगत अंधे की गंध हटाने वाला पाउडर। आरएम सिर्फ 1 ग्राम किसी भी जीवित जीव को उसकी गंध से पूरी तरह से छुटकारा दिला सकता है। आरव ने धीरे से कहा, यह नश्वर दुनिया में अंतिम भेष विधि होनी चाहिए। मेरी शक्ल और गंध पहले ही बदल चुकी है, इसीलिए मुझे नियमित तरीकों से ढूंढना आसान नहीं होगा। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति, ऊर्जा तरंगों के लिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता। आरव ने फिर से घोड़ा गाड़ी में झांका, फिर उसने सभी अनावश्यक वस्तुओं को फेंक दिया। केवल औषधियों और मंत्र पुस्तकों से भरी संदूक को रखा।
उसने सामग्री से भरी संदूक को भी 2 घोड़ों में से एक पर बांध दिया। चलो चलें। आखिरी घोड़े के पास पहुंचकर, जिस पर कोई बोझ नहीं था, आरव ने उसकी लगाम खोली और उसे चाबुक मारा। वाह! काला घोड़ा ही नहीं आया और फिर बेतरतीब दिशा में भाग गया। इसके बाद आरव घोड़ागाड़ी में वापस गया और उस पर एक तरह का लाल पाउडर छिड़का। इसके बाद उसने बचे हुए गंध निवारक पाउडर को दोनों घोड़ों पर छिड़का। फिर वह एक घोड़े पर सवार हुआ और चला गया। थोड़ी देर बाद जंगल में काला धुआं दिखाई दिया। उसके बाद एक धधकती हुई लौ दिखाई दी। जैसे जैसे वह मुख्य सड़क पर आगे बढ़ता गया, इंसानों के और भी निशान दिखाई देने लगे। 1 घंटे के बाद आरव ने ग्रे स्टोन की सिलहुट देखी। शहर की दीवारें छोटी थीं। बाहर से गोलाकार छतें और नुकीली भूरे रंग की इमारतें दिखाई दे रही थीं। इन दीवारों के पास सशस्त्र सैनिक थे जो इलाके में गश्त कर रहे थे। अपना उद्देश्य बताओ? चमड़े का आधा कवच पहने गश्ती नेता ने आरव को रोका। मैं एक भाड़े का सिपाही हूं और एक व्यापारी भी। आरव मुस्कुराया। वह गश्ती नेता की आंखों में लालच देख सकता था। घोड़े को देखते हुए, जिस पर आरव सवार था, और उसके पीछे संदूकों को देखते हुए नेता ने लार टपका दी। उसकी नजर आरव द्वारा पहने गए कपड़ों पर पड़ी। जब उसने आरव की कमर से लटकते हुए क्रॉस ब्लेड को देखा तो उसका चेहरा डर से भर गया। प्रवेश करने का शुल्क एक कांस्य सिक्का है, यह लो। आरव ने नेता को एक नया पीला कांस्य सिक्का फेंक दिया। आप प्रवेश कर सकते हैं। याद रखें कि रात में इधर उधर न घूमें। अगर तुम ऐसा करते हुए पकड़े गए तो तुम्हें जेल हो जाएगी। नेता ने एक बहुत ही भद्दी मुस्कान दिखाई। धन्यवाद। आरव ने अपना सामान शहर के दरवाजे से अंदर लाया। नेता एक सैनिक ने स्पष्ट रूप से त्यागपत्र नहीं दिया था। चुप रहो। क्या तुमने नहीं देखा कि वह कैसे कपड़े पहने हुए था? सामान ले जाते हुए अकेले यात्रा करने और शहर में बिना किसी चोट के पहुंचने का मतलब है कि वह कोई आम इंसान नहीं है। कौन जानता है, वह कोई शूरवीर भी हो सकता है। नेता ने धीमी आवाज में कहा। अगली बार इस तरह के लोगों से कोई परेशानी मत ढूंढना। ऐसा लगता है कि चाहे वह कहीं भी हो, ताकत मुझे आसानी से पार कर सकती है। आरव शहर की सड़कों पर सवार हो गया। उसने देखा कि सड़कों के दोनों ओर आम लोग डर के मारे उससे बच रहे थे। जब उन्होंने आरव को देखा तो उनकी निगाहों में डर और ईर्ष्या दोनों ही बहुत ज्यादा थी और उन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाया। इस ग्रे स्टोन सिटी का विकास मेरे पिछले जीवन के छोटे शहरों में से किसी एक से भी तुलना नहीं करता है। आरव ने अनुमान लगाया कि पूरे ग्रे स्टोन सिटी में अधिकतम 10,000 निवासी ही थे। जहां तक इसके जीवन स्तर की बात है तो यह और भी बदतर था। फुटपाथ पीली मिट्टी से बने थे और मोटे रेत से भरे हुए थे। हवा का हल्का झोंका हवा में पीली धूल को घुमा देता था। सड़क के दोनों ओर के अधिकांश लोग कुपोषित थे और केवल कच्चे भूरे या काले रंग के वस्त्र पहने हुए थे, जिनमें बहुत सारे दांतेदार छेद भी थे। इन सड़कों के किनारे मवेशियों या भेड़ों को घेरने वाली कई बाड़ें थीं। कुछ छोटे आकार के मवेशी भी खुलेआम घूम रहे थे। गोबर की ताजा परत से आने वाली गंध लगातार वातावरण में व्याप्त थी, जिसका कोई संकेत नहीं था। गंदा गंदा घटिया। यह ग्रे स्टोन सिटी के बारे में आरव की पहली धारणा थी। चलो पहले रहने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। यात्रा ने उसे कुछ हद तक थका दिया था। आरव को कुछ समय तक खोजने के बाद भी कोई सराय नहीं मिली। अंत में उसने एक स्थानीय व्यक्ति से रहने के स्थान के बारे में जान प्राप्त करने के बदले में कुछ पैसे खर्च करने का फैसला किया। बड़ी तलवार और शराब का प्याला यही है। आरव ने साइनबोर्ड पर लिखे शब्दों को देखा और थोड़ा अवाक रह गया। यह पारिवारिक दुकान पश्चिम में कहीं स्थित थी, जहां सार्वजनिक व्यवस्था अधिक अव्यवस्थित लगती थी। रास्ते में आरव ने कई शराबी और झगड़े होते देखे। एक मामले में चाकू और खंजर का भी इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद सुरक्षा अधिकारियों का कोई निशान नहीं था। दरवाजा खोलने पर घटिया शराब की गंध आरव की नाक में घुस गई। आओ, एक और प्याला पियो। अच्छा है। जैक शोरगुल की आवाज लगातार आरव के कानों पर हमला कर रही थी। अंदर एक तरह का पब था। वहां कई शराबी अपने दिल की इच्छा के अनुसार शराब पी रहे थे। कुछ लोग तो आधी नींद में और नशे में थे। महिला परिचारिकाओं को छेड़ रहे थे और गंदी बातें कर रहे थे। सर, आप क्या लेंगे? बारटेंडर एक पीले बालों वाला युवक था जो इस पब में सबसे शांत व्यक्ति लग रहा था। मैंने सुना है कि मुझे यहां रहने के लिए जगह मिल सकती है। आरव काउंटर के पास स्टूल पर बैठ गया।
हाँ, हम हैं। पूरे ग्रे स्टोन सिटी में एकमात्र प्रतिष्ठान जो आवाज सेवाएं प्रदान करता है। बारटेंडर ने अपने कंधे उचकाए। हालांकि इसमें गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। हमारे यहां पूरे साल बहुत ज्यादा आगंतुक नहीं आते। मुझे एक शांत कमरा दे दो और मेरे 2 घोड़ों की देखभाल करो। इसकी कीमत कितनी है? आरव ने बारटेंडर के पीछे बड़े बैरल को देखा। मुझे भी अपनी सबसे अच्छी बियर यहां दे दो। आरव ने एक चांदी का सिक्का उछाला। आपकी सेवा में आकर खुशी हुई। बहुत जल्द। बारटेंडर एक हैंडल वाला कप टेबल पर ले आया। हनी बटर लेकर यहां हमारी सबसे अच्छी शराब है। आरव ने बारटेंडर का परिचय सुनते हुए शराब का घूंट लिया। वास्तव में कई मैगी शराब पसंद नहीं करते थे क्योंकि यह इंद्रियों को सुस्त कर सकती थी। वे ऐसे पेय पसंद करते थे जो उनकी शक्ति बढ़ा सकें। आरव भी अक्सर शराब नहीं पीता था। हालांकि उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी, इसीलिए वह एक बार चखना चाहता था। हालांकि यह शहद मक्खन वाली शराब औसत दर्जे की थी। इसमें तीखी गंध भी थी, जिससे आरव को ठगा हुआ महसूस हुआ। यहां एक रात रुकने के लिए 30 कॉपर लगेंगे और 2 घोड़ों की देखभाल, जिसमें उनका चारा भी शामिल है। का मतलब है अतिरिक्त 20 कॉपर अकादमी छोड़ने से पहले आरव ने अपने साथ ले जाने के लिए कुछ जेब खर्च पहले ही बदल लिए थे। इसलिए अब उसने बहुत ही स्पष्ट रूप से 2 चांदी के सिक्के उछाले। मैं पहले 4 रात यहां रहूंगा। देखो कितने बढ़िया घोड़े, यह फर का रंग, यह बनावट, वे निश्चित रूप से शहर के स्वामी की जागीर में युद्ध के घोड़ों से अधिक मूल्यवान हैं। एक बहुत ही कष्टप्रद आवाज सुनाई दी। बाहर की ओर देखते हुए आरव की भौहें तन गईं। ऐसा लग रहा था कि उसके 2 घोड़ों ने कुछ परेशानी खड़ी कर दी है। जैसे ही हज़ेकी वह मुड़ा और जल्दी से पब से बाहर निकला, उसके होंठ एक व्यंग्य में बदल गए। कई स्थानीय गुंडे उसके काले घोड़ों को घेरकर उन्हें नाप रहे थे। उनकी निगाहें लालच से भरी हुई थीं, क्योंकि वे उत्साही घोड़ों और उन पर लगे संदूकों को देख रहे थे। उनमें से एक तो अधीरता से लगाम खोलने की कोशिश कर रहा। जो क्या तुम मेरा सामान छीनने की कोशिश कर रहे हो? आरव ने आगे बढ़कर पूछा। वह अपने चमड़े के कवच में काफी डराने वाला लग रहा था और उसकी बेल्ट साबल्ट से उसका खतरनाक क्रॉस ब्लेड लटका हुआ था। लेकिन जाहिर तौर पर यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। उनमें से एक क्रॉस आइड गुंडा उस पर चिल्लाया, यह निस्संदेह वह घोड़ा है जिसे मैंने खो दिया था। यह तुम्हारे पास कैसे आया? तुमने इसे मेरे परिवार से चुराया था, शुभांक, है ना तुम शापित चोर? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।